नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हमारा जो चैप्टर चल रहा है हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका का, उसका नाम है टोपी। और इस पाठ में हम दो गौरैया, जो एक मेल गौरैया है और एक फीमेल गौरैया है, इनके माध्यम से एक कहानी को पढ़ रहे हैं। और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारी ये कहानी है, बहुत ही मजेदार है और बहुत ही ज्यादा एक बड़ा मैसेज हमें देती है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने जितना अभी इस कहानी को पढ़ा है, तो इसमें प्रजातंत्र और राजतंत्र में अंतर हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा है। यानी कि लोकतंत्र क्या होता है या प्रजातंत्र क्या होता है, ये होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, यानी कि जिसमें जनता का ही शासन है, जनता के लिए ही शासन है और जनता के द्वारा ही शासन है। यानी कि सारे जो भी नियम, जो भी चीजें होती है, एक शासक जो होता है वो प्रजा के अनुसार ही राज करता है, प्रजा की सहूलियत के हिसाब से नियम बनाता है और सिचुएशन के हिसाब से वो फैसले लेता है। और राजतंत्र में ये होता है कि सारा जो भी नियम बनते हैं वो राजा के हिसाब से बनते हैं, सारी सिचुएशन जो होती है वो राजा के हिसाब से ही, राजा के अनुकूल ही होती है। तो अभी तक हम इतना यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं इस कहानी में। आगे क्या कुछ होने वाला है इसे हम कंटिन्यू करेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और एक बहुत ही बड़ा मैसेज हमें देती है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये हमने अपने पिछले सेशन में ही स्टार्ट कर दिया था। गौरैया जो कि फीमेल गौरैया है और गवरा जो मेल गौरैया है, और ये दोनों साथ में ही रहते हैं, जैसे कि इस पूरे पाठ में हमने पढ़ा। और साथ में ही खाते हैं, साथ में ही हंसते हैं, साथ में ही रोते हैं और साथ में ही ये अपना दिन बिताते हैं। और रात के समय में जब ये अपने घोंसले में आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अपने रिलैक्स, क्योंकि दिन भर ये दाना चुगते हैं और जब ये अपने घोंसले में आकर रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं, तो उस समय ये एक दूसरे के से बातें करते हैं, जो कुछ इन्होंने अपने आसपास देखा है और जो कुछ इन्होंने धरती पर होते हुए देखा है। तो यहाँ पर एक दिन की इनकी जो बातें हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं कि एक दिन इनकी जो बातें चल रही थी वो कैसी बातें थी। उसमें जो गौरैया थी वो कह रही थी कि नहीं, जो गवरा था वो कह रहा था कि जो इंसान होते हैं आखिर ये कपड़े क्यों पहनते हैं, क्यों अपने आप को कपड़ों से इतना लादे हुए रखते हैं। क्योंकि जो भगवान ने हमें प्रकृति, देखिए हमें, देखिए हम तो बिना कपड़ों के रहते हैं। हम प्रकृति की जो भी यहाँ पर चीजें हैं, धूप है, गर्मी है, सर्दी है, वर्षा है, हम उन्हें सहन करते हैं। लेकिन ये इंसान बिल्कुल बेकार है, इन्होंने अपने आप को बेकार बना लिया है। ये ज्यादा गर्मी को नहीं सहन कर सकते, इन्हें ठंड बहुत ज्यादा लगती है। यहाँ पर बहुत सारी बातें ये दोनों आपस में कर रहे हैं। और फिर आती है टोपी की बारी। जब गवरैया कहती है कि मुझे इंसानों की टोपी बड़ी सुंदर लगती है, बहुत प्यारे लगते हैं वो टोपी पहनकर, तो गवरा कहता है कि टोपी सबके लिए नहीं होती, टोपी जो होती है वो इंसानों का सरदार पहनता है। यानी कि यहाँ पर टोपी से बहुत कुछ हमें, टोपी शब्द जो है वो बहुत कुछ हमें सिखा रहा है, बहुत कुछ हमें बता रहा है। यानी कि टोपी जिसने पहन रखी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। और इस टोपी को पाने के लिए कई जो लोग होते हैं या कई राजा जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस टोपी के लिए लड़ भी जाते हैं एक दूसरे से। यानी कि कई लोगों के घर भी बर्बाद हो जाते हैं इस टोपी के चक्कर में, यानी कि इस सम्मान के चक्कर में, इस सम्मान के कारण। और एक और बात यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो गवरे ने अपनी गौरैया को बताई कि जो ये लोग हैं ना, ये जब कपड़े पहनते हैं तो इससे इनकी हैसियत में भी भेद पैदा हो जाता है। यानी कि जो उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं, ऊंचे तबके के लोग जो होते हैं, कहें तो आम भाषा में कहें तो अमीर, हम अपनी भाषा में अगर कहें तो अमीर लोग जो होते हैं उनका थोड़ा रहन सहन का, खाने पीने का,
पहनने ओढ़ने का जो स्टाइल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है आम जन से, आम लोगों से। वो भले ही वो कपड़ा हमें पसंद ना आ रहा हो, लेकिन वो उनके लिए ब्रांडेड है, वो महंगा है उनके लिए, उन्हें पसंद आ रहा है, वो उन्हें पहनते हैं। तो यहाँ पर गौरव बहुत ही बड़ी बात एक बता रहा है कि ये कपड़े पहनने से आदमियों में भेद उत्पन्न हो जाता है। अगर चिड़िया देखो, चिड़िया एक चिड़िया है, चाहे 10 चिड़िया है, चाहे 100 चिड़िया है, चाहे 1000 चिड़िया है, वो सब आपको एक जैसी ही लगेंगी। ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत अच्छे घोंसले में रहती है, या ये बहुत अच्छा खाना खाती है, या इसका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छा है, ये केवल ये अमीर के घर में रहती है, ये उड़ती नहीं है, या कुछ भी। लेकिन इंसान को देखो, इंसानों में कपड़ों के कारण भेद, या एक तरह से आप यहां पर देख सकते हैं एक शब्द यहां पर प्रयोग किया गया है जिसको हम आमतौर पर प्रयोग करना पसंद नहीं करते, यानी कि पहनने वाले की औकात पता चल जाती है और आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है ये कपड़े पहनने से। तो देखिए, आपके स्कूल में यूनिफॉर्म दी जाती है बच्चों को। क्यों दी जाती है यूनिफॉर्म पहनने के लिए? स्कूल्स में यूनिफॉर्म क्यों होती है? ताकि चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, बच्चा हो, किसी भी घर से आता हुआ बच्चा हो, स्कूल्स जो होता है वो बच्चों को इक्वालिटी सिखाता है, समानता सिखाता है। वो कक्षा में किसी भी बच्चे में भेदभाव करना नहीं सिखाता कि ये बच्चा बड़े घर का है, ये बच्चा छोटे घर का है, या इसके पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए। यहां पर इक्वालिटी है। आप चाहे किसी भी घर से आते हो, आपका घर चाहे जैसा भी हो, लेकिन स्कूल में आप सब शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, पढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो इसलिए आप यहां पर सब समान हैं। तो इसीलिए सबके लिए इक्वल ड्रेस रखी जाती है, यूनिफॉर्म इक्वल रखी जाती है, और सबके लिए एक ही नियम होता है, एक ही कानून और एक ही अनुशासन स्कूल में होता है। तो ये बात यहां पर गवरैया को बताई। तो गवरैया कहती है कि मुझे टोपी बहुत पहनना बहुत ज्यादा पसंद है, और वो कहती है कि मुझे भी टोपी पहननी है, क्योंकि जो गवरा है वो क्या है, वो थोड़ा सा समझदार है, इसीलिए वो सब चीजों की खोजबीन करता है। जिसको थोड़ा किसी चीज की समझ होती है ना, तो वो उसमें और जानना चाहता है कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है। लेकिन जो गवरैया है वो क्या है, वो थोड़ा सा जिद्दी है, यानी कि थोड़ा सा अपनी मनमानी करने वाली है, थोड़ा सा जिद्दी है। तो उसने ठान लिया है कि अब वो भी टोपी पहनेगी। और तो उसने, जो गवरा होता है वो बताता है कि तू इतना आसान मत समझ इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, कि तू टोपी पहन, तुझे कहीं से रुई का फुगा मिल गया तो तूने उससे टोपी बना ली। ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है। बहुत रुई को सबसे पहले उसकी धुनाई होती है, उसकी कताई होती है, उसकी बुनाई होती है, उसकी सिलाई होती है, उसके बाद एक फाइन टोपी तुझे मिल पाएगी। तो तू इस चक्कर में मत पड़, तू रहने दे। तो लेकिन अब जो है, गौरैया ने ठान लिया था, वो बहुत जिद्दी थी अपने आप के लिए। तो उसने जब ठान लिया था तो फिर वो निकली एक दिन चुगने के लिए दाना अपने डेली के रूटीन में, और उसने देखा कि सच में उसके पास उसको एक रुई का फुग्गा मिल गया कहीं पर रास्ते में, जब वो दाना चुग रही थी। तो जब वो बहुत ज्यादा खुश हुई और उसने कहा मिल गया मिल गया मिल गया, तो जो गौरैया थी अब वो बहुत ज्यादा खुशी के मारे उछलने लगी। और फिर अब वो गई कहाँ, वो गई, अब वो वहां पे गई, यानी कि जहां पर रुई की धुनाई होती है, रुई की धुनाई जहां पर होती है, रुई की सफाई जहां पर होती है, वो वहां पर गई। तो उसने कहा कि जो धुनिया था उससे, कि धुनिया भैया मेरी रुई धुन दो। तो उसने कहा कि चल भाग यहां से, मैं राजा के लिए कंबल बना रहा हूं, राजा के लिए रजाई बना रहा हूं, तो तेरे फोकट के काम करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तू इधर से जा। तो उसने कहा नहीं भैया, मैं आपको इस चीज की पूरी उर्जत दूंगी, यानी कि इस काम की मैं आपको पूरा मेहनताना दूंगी। उर्जत यानी कि मेहनताना, आपके काम का आपको फल जरूर दूंगी। तो फिर वो कहता है ठीक है, मान जाता है। वो कहती कि आधी रुई आप रखो, आधी रुई मैं रख लेती हूँ। और फिर दुनिया अपनी इस खरी मजदूरी, उसको ऐसी खरी मजदूरी कभी नहीं मिली थी, और वो अपनी इस खरी मजदूरी को पाकर बहुत ज्यादा खुश हुआ, और उसने चिड़िया की जो रुई थी वो धून दी। उसके बाद चिड़िया कहाँ गई? उसके बाद चिड़िया जो सूत काटने वाला जो व्यक्ति, कोरी जो व्यक्ति होता है, उसके पास गई, और उसने वहां पर, देखिए 2 लोगों के पास वो अभी तक गई है, और दोनों को देखा उसने कि जैसे उसने
धुनिये को देखा था तो उसने क्या पहना हुआ था, कल हमने अपनी क्लास में शेयर किया था। क्लास ये जो चैप्टर है इसे हम अपने पिछले सेशन में ही कंटिन्यू कर चुके हैं, आप इसे पढ़ चुके हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम आगे के चैप्टर को कंटिन्यू कर सकें। तो देखिए जो कल जो धुनिया था, जो रुई धुन रहा था, उसने क्या पहना हुआ था, मुंगलई पहना हुआ था। वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, बहुत पुराना हो चुका था, बहुत जीर्ण हो चुका था, बहुत खराब वो हो चुका था उसके बदन पर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कोरी था, यानी कि जो सूत काटने वाला व्यक्ति था, उसके बदन पर भी जो उसने धुस्सा डाल रखा था वह भी धज्जी धज्जी हो चुका था, यानी कि वह भी बहुत ज्यादा खराब स्थिति में था। तो देखिए यहाँ पर आप साफ साफ अंतर देख सकते हैं कि ये दोनों है प्रजा और ये दोनों राजा के लिए काम कर रहे हैं। एक राजा की रजाई बना रहा है और कोरी जो है वो राजा की अचकन के लिए सूत काटने में लगा हुआ है। अब वो कहती है कि भैया प्लीज मेरा भी सूत काट दीजिए, प्लीज मुझे अपने लिए टोपी बनानी है। तो वो कहता है चल भाग यहां से, क्योंकि मुझे तेरा सूत काटने का टाइम नहीं है, बिल्कुल ये फोकट के काम मैं नहीं करता, मुझे राजा के लिए सूत काटना है, राजा की अचकन तैयार करनी है। तो वो क्या करता है, वो कहती है कि भैया मैं आपको इस काम का पूरा मेहनताना दूंगी, मैं आपको कभी भी अपना काम फोकट में नहीं करवाऊंगी। तो उसने क्या किया, कोरी से कहा कि भैया आप रुई काटिए, आधी कतरन आप रख लीजिए, आधी कतरन मुझे दे दीजिए। तो फिर वहां पर उसने कहा भैया मुकरो मत, मैं आपको माकूल मुआवजा दूंगी। तो उसने मुआवजा दिया और उसका काम हो गया। तो अब क्या हुआ, कदम कदम पर मिलते कामगारों। देखिए यहां तक हमने अपना चैप्टर पढ़ा था, अपने पिछले सेशन में रिवाइज हम कर चुके हैं। तो उसने शुरू किया काटना, तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी, काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। तो अब जो कोरी था वो सूत काट के उसने तैयार कर दिया था। कदम कदम पर, अब ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा, इससे पहले का चैप्टर हम अपने यहां तक का हम चैप्टर अपने पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं, आज हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गौरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। देखिए गौरैया, जहां तक गौरे ने उसको बताया था कि ये जो जर्नी है एक रुई के फग्गे से टोपी बनाने तक की बहुत लंबी जर्नी है और शायद ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे इन फोकट के कामों को करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन जब वो अपने दो काम करवा लेती है तो उसे और ज्यादा मोटिवेशन मिल जाता है आगे के काम को करने के लिए। वो उत्साहित हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है कि अब तो पक्का मेरी जो टोपी है वो जरूर बन जाएगी, क्योंकि काफी जो काम है, जरूरी काम जो है वो हो चुका है। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए। अब रुई भी साफ हो चुकी थी, रुई कट चुकी थी, तो अब वो बुनकर के पास गए, यानी कि जो बुनाई करता है उसके पास गए और इरसार करने लगे, यानी कि उससे अपनी बात को वहां पर रखने लगे। बुनकर भैया इस काते हुए सूत से कपड़ा बुन दो। अब उसने कहा कि बुनकर भैया इस काते हुए सूत से आप थोड़ा सा कपड़ा बना दोगे। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा, यानी कि बहुत चिढ़ से, जो बुनकर था वो बहुत चिढ़ से इन दोनों को देखने लगा और कहता है हटते हो कि नहीं यहां से, देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है, अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे, साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। अब देखिए बुनकर भी, जो बुनकर था वो भी राजा जी के काम में लगा हुआ था। उसने बड़े ही चिढ़ के भाव से, गुस्से के भाव से उन्हें देखा और उन्हें भगाने के लिए कहा कि हटो यहां से, आप तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं राजा जी के लिए बागा बुन रहा हूं और अभी थोड़ी देर बाद राजा के करिंदे यानी कि काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो यहां आ जाएंगे। साव करे भाव तो चबाए करे चाकर, यानी कि अगर जहां पैसा है वहीं पर काम किया जाता है, तो क्योंकि राजा उन्हें उस काम के पैसे दे रहे हैं। और इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया, यानी कि उन्हें भूल गया और अपना काम करने लगा। इसे बुन दो भैया, गवरैया ने साहस संजोकर कहा। फिर उसने फिर से हिम्मत की और फिर से कहा भैया इसे बुन दो प्लीज,
हम सेत मेत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले ले, हम ले लेंगे। उसने कहा, अपनी हिम्मत को बढ़ाया, अपनी हिम्मत को उसने खत्म नहीं होने दिया और कहा भैया प्लीज इसे बुन दो, और हम ये सेत मेत वाला काम नहीं करते, यानी कि ऐसे फ्री फॉकट का काम हम नहीं करते, आप इसे बुन दो और आधा आप ले लो और आधा मुझे दे दो। तो वहां पर भी उसने सौदा किया, उसने कहा कि आप आधा कॉटन आप रख लो कपड़ा और आधा आप मुझे दे दो। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, यानी कि अरे यहाँ पर तो बड़ा कोई ऐसा बुरा सौदा नहीं हो रहा है, आधा कपड़ा मुझे फ्री में मिल रहा है। सूत अपनी वह तैयार हो गया, सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया, उसका करधा चलने लगा, ढरकी ढुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया, आधा इन्होंने। अब गौरैया ने आधा कपड़ा उसे दे दिया और आधा कपड़ा खुद रख लिया। गौरैया ने 3/4 मंजिल पार कर ली थी। 3/4, अब केवल 1/4 बचा हुआ था। 3/4 मंजिल वो पार कर चुकी थी, यानी कि जो 3 मेन स्टेप थे टोपी बनाने के, वो मेन स्टेप वो पूर्ण कर चुकी थी, उनको वो हासिल कर चुकी थी। कपड़ा लिए दिए, अब कपड़ा लेकर वह एक दर्जी के पास जा पहुंची, क्योंकि अब कपड़े से तो वो कुछ नहीं करना था उसने, अब टोपी सिलनी थी। तो अब एक दर्जी के पास पहुंची। क्या कहा उसने? दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। अब उसने फिर दर्जी से कहा कि दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? वो भी गुस्से से बोला। दर्जी रोष से बोला, रोष यानी कि गुस्से से, खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा हुआ है, तो उस दशरथ तन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। तो जो दर्जी था वो भी बिजी था किस काम में? वो कहता है कि राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा हुआ है, तो उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी और कुछ देना न लेना भर माथे पसीना। तो वो कहता है कुछ देना ना लेना भर माथे पसीना। लेना देना तो कुछ है नहीं, यानी कि कुछ तुमने लेना देना तो है नहीं, फालतू में मैंने पसीना बहाना है, तो इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, निकलो यहाँ से। तो फिर गौरैया क्या बोलती है? गौरैया बोलती है कि भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं। उसने कहा कि भैया हम फ्री में आपसे कुछ काम नहीं करवाएंगे, हम आपको पूरा मेहनताना देंगे आपकी काम का। गौरैया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दें, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। तो फिर उसने फिर से वही सौदा किया यहाँ पर कि ये जो कपड़ा है इससे आप 2 टोपियां बना लो, एक टोपी आप ले लो, एक टोपी मुझे दे दो। अब मुंह मांगी मजूरी पर कौन मुंजी तैयार ना होगा। अब वो दर्जी भी खुश हो गया, क्योंकि उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी, उसको एक टोपी फ्री में मिल रही थी। तो उसने कहा ठीक है। अब कच कच उसकी भी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सरसर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी, यानी कि अब उसकी टोपी सिलने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी और खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी 5 फुदने भी जड़ दिए। फुदने वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे आपे में ना रही। अब गौरैया बहुत ज्यादा खुश हो गई, साथ में वो जो टोपी थी उस पे फुंदे भी लगे हुए थे गोल गोल। अभी आप इससे आगे का जो हमारा यहाँ पर चैप्टर का पेज है, उसमें आप देखेंगे किस तरह के फुंदे उसकी टोपी में लगे हुए हैं। 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने, और वो अब एक टांग उठाकर डांस करने लगी। बहुत उसको मजा आया, बहुत खुश हुई वो, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी वो मेहनत उसकी सफल हो गई, और फुदक फुदक कर गवरे को दिखाने लगी। देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुंदे वाली, देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुंदे वाली। अब गवरा क्या कह रहा है कि वाकई तू तो रानी लग रही है,
गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, क्योंकि गवरा अभी तक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो इतनी जल्दी इस प्रोसेस को पूरा कर पाएगी या इस काम को कर पाएगी। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि सही बात है, बहुत अच्छी बात है, अब तो तू सच में रानी लग रही है। उसने कहा रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। तो वो कहती कि रानी नहीं राजा कहो मुझे, क्योंकि मैं अभी, क्योंकि आपने ही बताया था कि टोपी केवल राजा यानी कि सरदार जो होता है यानी कि जो शासक होता है वो पहनता है, तो अब तुम मुझे रानी नहीं राजा कहोगे मेरे राजा। तो गवरैया ऊंचा उड़ने लगी, यानी कि खुशी के मारे वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई, बहुत ज्यादा खुश वो हो गई और बहुत ऊंचाई वो ऊंचे पर वो उड़ने लगी। तो वो कहती है अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। अब वो सबको खुली चुनौती देने लगी कि कौन राजा अब मुझसे मुकाबला करने आएगा। यानी कि टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। तो अब क्योंकि टोपी जैसे ही उसने पहनी तो क्या हुआ, उसके मन में भी एक नया हुलस यानी कि एक नई चीज, एक नई बात उसके मन में आ गई। एक नया हुलस ने जोर उसके मन में मारा कि इस मुल्क के राजा को भी एक बार देख लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। यानी कि सारी प्रजा केवल राजा के ही काम में बिजी है। कोई उसके कपड़े बुन रहा है, कोई उसकी 7वीं रानी के 10वें पुत्र के कपड़े बुन रहा है, कोई उसके लिए रजाई बना रहा है, कोई उसके लिए खेती कर रहा है, कोई उसके लिए अनाज उगा रहा है, कोई उसका सेवक बना हुआ है, कोई कुछ, यानी कि पूरी प्रजा केवल राजा की ही सेवा में लगी है। तो ऐसा कौन राजा है, वो उसका भी जायजा लेना चाहिए, उसको भी हमने जरा देखना चाहिए। तो अब उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी और वो गई उड़ते उड़ते और राजा के महल का जो कंगूरा था वहां पर जाकर बैठ गई। तो इस तरह आप यहाँ पर चित्र पे देख सकते हैं कि राजा जो है उसके साथ कम से कम यहाँ पर 4 से 5 सेवक लगे हुए, कोई उसके पैर दबा रहा है, कोई उसके हाथ दबा रहा है, कोई उसकी कमर दबा रहा है, कोई उसका सर दबा रहा है। और इस तरह टोपी पहनकर चिड़िया जो है वो राजा को देखने गई। आप देख सकते हैं चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठी हुई है और राजा को देख रही है। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। और उसी वक्त जब चिड़िया वहां पर पहुंची तो चिड़िया ने देखा कि राजा अपने चौबारे पर बैठा हुआ था। राजा अपने चौबारे पर बैठा हुआ था और अपने टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था, यानी कि तेल मालिश करवा रहा था। और उस वक्त राजा अधनंगा बदन और नंगे सर था। यानी कि जो बातें ये हो रही थी यहाँ पर कि कपड़ों से इंसान राजा कहलाता है, तो राजा उस वक्त अधनंगा बदन, यानी कि उसने बदन पर बहुत ज्यादा कपड़े नहीं पहने हुए थे, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, क्योंकि उसके जो कामगार थे वो उसकी मालिश कर रहे थे। तो उसने बहुत सारे कपड़े बदन पर नहीं पहने हुए थे। और खास बात ये कि उसने सर पर कोई टोपी या पगड़ी भी नहीं पहनी हुई थी। तो एक टहलू सिर पर चंपी कर रहा था, दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था और चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। तो यानी कि 4 अलग अलग उसके जो सेवक थे वो लगे हुए थे राजा की सेवा में। गौरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, जो गौरैया है वो कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सर पर टोपी, राजा के सर पर टोपी नहीं, राजा के सर पर टोपी नहीं। तो उसने जब देखा कि राजा बिना टोपी के वहां पर है तो वो खुश हो गई। एक तरह से उसे लगा कि उसको ये लगता था कि टोपी वाले ही राजा होते हैं। तो उसने कहा कि मेरे सर पर टोपी, राजा के सर पर टोपी नहीं, राजा के सर पर टोपी नहीं। तो मालिश करवाते राजा की नजर गवरैया से टकरा गई। अब मालिश करवाते करवाते राजा की नजर जो है उस गवरैया पर पड़ गई और गवरैया के सर पर
फुंदेदार टोपी देखकर उसकी शक्ल चकरा गई, यानी कि उसने देखा कि कैसे एक चिड़िया, देखिए कितनी सुंदर कितनी प्यारी, जैसे आप बर्थडे कैप पहनते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह की सुंदर प्यारी सी टोपी गौरैया ने यहाँ पर लगाई हुई है अपने सर पर। आप देख सकते हैं उसमें किस तरह के रंग बिरंगे फुंदे लगाए हुए हैं, तो इस तरह की टोपी पहने हुए देख राजा जो है, उस राजा की अकल जो है चकरा गई। राजा ने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है, ये क्या किया गया है, ये कैसे पहना है इसने। तो वह लगातार रटे जा रही थी और वो लगातार बोले जा रही थी, मेरे सर पर टोपी, राजा के सर पर टोपी नहीं, मेरे सर पर टोपी, राजा के सर पर टोपी नहीं। तो अब बार बार वो एक ही लाइन रट रही थी और राजा क्या कहने लगा, राजा कहने लगा, अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया, क्योंकि वो वहां पर चंपी करवा रहा था सिर पर, और अब उसने दोनों हाथों से अपना सर ढका और कहता है, अरे मेरी कोई टोपी मेरी लाओ, जल्दी लाओ। और टोपी तुरंत आ गई और राजा ने झट से पहन भी ली। देख रही फदगुद्दी, मेरी टोपी में 5 फुदने। गौरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया, राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में फुदने नहीं। तो उसने कहा कि अब उसने दूसरा राग अलापना शुरू कर दिया कि राजा की टोपी में कोई फुदने नहीं है, मेरी टोपी में तो 5-5 फुदने हैं, राजा की टोपी में कोई फुदने नहीं, मेरी टोपी में 5-5 फुदने हैं। वो वहां पर खड़े होकर इस तरह फिर से चिल्लाने लगी। राजा को देख बेहद हेठी महसूस हुई। जब राजा ने ये देखा तो उसे बहुत बुरा सा फील हुआ। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल। तो अब उसके मन में बहुत बुरा उसको फील हुआ और वो कहता है कि इस मुल्क का राजा मैं हूं और मेरे सामने एक छोटी सी चिड़िया की इतनी मजाल कि वो मेरा मजाक बना रही है, वो मेरे सामने आकर बात कर रही है। क्योंकि राजा के सामने जाकर बात करने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती है प्रजा में, जब इस तरह का कोई राजा हो जाता है। तो वहां पर अब वो बुरी तरह से बिगड़ गया, यानी कि क्रोधित हो गया, गुस्सा उसे आ गया। इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, पखने नोच दो, सिपाहियों देर न करो। उसने क्या किया, उसने गुस्सा उसको बहुत ज्यादा आ गया और उसने कहा, इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो और इसके पखने नोच दो। यानी कि उसने आज्ञा दी अपने सेवकों को कि इसको फटाफट से पकड़ो, इसकी गर्दन मसल दो और यानी कि इसे मार डालो। फिर वो कहता है, फिर उसके जो सेवक होते हैं वो कहते हैं, क्षमा करें महाराज, क्षमा यानी कि क्षमा करें महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ लिए, मंत्री ने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्षमा करें महाराज, मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तो एक सच बात है, एक इतना बड़ा राजा जो है जिसने इतने सारे लोगों को अपना गुलाम बनाया हुआ है, अपना सेवक बनाया हुआ है, तो उसके लिए एक चिड़िया क्या है, उसके लिए एक चिड़िया एक छोटे से मच्छर के समान है। तो मंत्री हाथ जोड़ते हुए कहता है कि महाराज क्षमा कर दीजिए, इस मच्छर को मारकर अपने हाथ गंदे क्यों करने, तो अपने आप थोड़ी देर में चली जाएगी। और तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, मैं उसे अपने पैरों से ठोकर मारूंगा। तो अब क्योंकि उसको चिड़िया को किससे प्राउड हो रहा था, किस पर घमंड था, अपनी टोपी पर घमंड हो रहा था कि मेरी टोपी बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा प्यारी है। तो उसने राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि ये ऐसे नहीं मानेगी, फटाफट इसकी सर से इसकी टोपी उठाकर लाओ और मैं उसको अपने पैरों से ठोकर मारूंगा, यानी कि इसको बहुत बुरा फील मैं करवाऊंगा। तब एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी। तो दूसरे सिपाही ने झट से वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से ही मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। यानी कि जब राजा उस टोपी को मसलने जा रहा था, नष्ट करने जा रहा था, बर्बाद करने जा रहा था, तो उसने देखा कि वो टोपी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा प्यारी है। तो वो कहते हैं, कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वो जड़ हो गया। यानी कि उसने देखा कि इतनी सुंदर कारीगरी, छोटी सी टोपी में इतनी सुंदर कारीगरी की गई है,
तो वो इस कारीगरी के नमूने को देखकर बिल्कुल आश्चर्य से 1 मिनट के लिए उसकी आंखें वहां पर टोपी से हटी ही नहीं। वो बहुत ही ज्यादा उस टोपी पर मोहित हो गया। तो वो कहता है, मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे किसके पास पहुंची, दूसरे के पास कैसे पहुंची। यानी कि वो कहता है कि पूरा राज्य मेरा है, यहाँ के जितने धुनिये हैं वो सब मेरे हैं, यहाँ के जितने कोरे हैं वो सब मेरे हैं, यहाँ के जितने भी दर्जी हैं या बुनिये हैं वो सब मेरे हैं। तो फिर मेरे राज्य में मेरे अलावा इतनी सुंदर टोपी कहाँ से आ गई, तो दूसरे व्यक्ति के पास कैसे पहुंची। अब वह राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। अब राजा टोपी को उलट पुलट कर देखने लगा, पलट पलट कर देखने लगा, इतनी सुंदर किसने बनाई, इतना नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने। अब वो उस कारीगर को ढूंढने के लिए सोचने लगा कि आखिर ये हुनरमंद कारीगर कौन है, इसकी खोज की जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब उसने देखा तो राजा के मन में ख्याल आया कि इतना सुंदर टोपी किसने बनाई है, तो ऐसे हुनरमंद यानी कि जिसके अंदर इतना हुनर हो, इतना काम करने का सलीका हो, ऐसे कारीगर को जरूर खोजो और राजा चाहे और पता ना चले। यानी कि राजा किसी को ढूंढना चाहता है और उसके बारे में पता ना चले, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो पता चल गया। अब गिरते पड़ते जो दर्जी था वो हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, दुहाई अन्नदाता, यानी कि माफ कीजिए, माफ कीजिए कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आज हमें राजा के दरबार में घसीटा गया है, आज हमें राजा के दरबार में लाया गया है। तो फिर वो कहता है कि इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। वो पहचान गया कि ये दर्जी तो वही है जो उसकी टोपियां सिलता है। तो वह कहता है कि इतनी सुंदर टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की भांति मानिंद राजा की आवाज निकली, यानी कि इतनी जोर से राजा दहाड़ा, इतनी जोर से चिल्लाया जैसे कोई मेघ गरज रहे हो, बादल गरज रहे हो। तब फिर से वो कहता है, दुहाई अन्नदाता, दुहाई अन्नदाता। तो वो कहता है कि माफ कीजिए अन्नदाता, माफ कीजिए अन्नदाता। तो वो कहता है हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ, यानी कि क्या वजह रह गई थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहता है कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफ्श और दबीज। तो वो कहता है कि सरकार, इसका जो कपड़ा था, जो ये कपड़ा लेकर आई थी टोपी बनाने के लिए, ये बहुत ही ज्यादा उम्दा किस्म का कपड़ा था, बहुत ही सुंदर किस्म का कपड़ा था। तो अब राजा के मन में एक और बात आ गई कि ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। अब राजा के दिमाग में ये बात घर कर गई। तो नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा, यानी कि गुस्से के मारे पागल हो गया और गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ, क्योंकि बुनकर भी पकड़ा गया। आखिर किसने ये ऐसा कपड़ा बुना। तो वो कहता है माफी बख्शें सरकार, माफी बख्शें, यानी कि माफ कीजिए सरकार, माफ कीजिए। वो कहता है माफी नहीं, वजह बताओ, यानी कि वजह क्या है कि इसका कपड़ा इतना उम्दा कैसे हो गया। तो वो कहता है सूत बड़ा उम्दा था सरकार। तो अब वो कहता है कि सूत बड़ा उम्दा था सरकार, बहुत अच्छी किस्म की ये सूत थी, एकदम महीन और लच्छेदार। तो यानी कि वो उसने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि इसका सूत ही बहुत ज्यादा सुंदर था, बहुत ज्यादा प्यारा था, एकदम महीन और लच्छेदार था। तो वो कहता है इतना महीन सूत किसने काता। अब एक दूसरी बात आ गई कि इतना महीन सूत किसने काता। शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी, और गुस्से के मारे जैसे शेर दहाड़ता है ऐसे राजा ने दहाड़ मारी कि आखिर इतना सुंदर, इतना महीन सूत किसने काता। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, और क्योंकि को राजा था, सभी सिपाही पूरे नगर में फैल चुके थे, तो एकदम से कोरी भी पकड़ा गया। और उस जान बख्शे महाराज, जान बख्शे। तो वो कहते हैं महाराज मेरी जान को बख्श दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। जान नहीं, वजह बताओ। वो कहता है कि जान वान की बात छोड़ो, वजह बताओ कि इतना सुंदर सूत तुमने कैसे काता, इतने महीन, इतने लच्छेदार सूत तुमने कैसे बनाई। तो वो कहता है कि रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार,
रुई बड़ी बेहतरीन थी, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। तो वो कहते हैं कि रुई बहुत ही ज्यादा सुंदर किस्म की थी, तो इसी से बहुत अच्छी यहाँ सूत मुझसे काती गई। तो वो कहती है कि इतनी सुंदर इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की, और राजा की उस बिजली की तरह कड़कती आवाज से दुनिया भी हाजिर हो गया। यानी कि जो दुनिया था उसको भी पकड़ लाया गया। अब वो कहता है क्षमा अन्नदाता, क्षमा अन्नदाता, यानी कि क्षमा करे अन्नदाता, क्षमा करे। वो कहता है क्षमा नहीं, वजह बताओ। अब राजा गुस्से से कांप रहा था, क्योंकि जितने भी लोग अभी तक यहाँ पर आए थे ये सभी राजा के सेवक थे, ये सभी राजा के लिए काम करते थे, लेकिन फिर भी इतनी सुंदर टोपी, इतनी प्यारी टोपी राजा के अलावा किसी और के लिए बनाई गई, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात थी। तो वो गुस्से से कांप रहा था, और वो कहता है कि तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया, और हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? बच्चे ध्यान रखिए, बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ से आपका चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो कहता है कि आपके लिए भी किया है सरकार। धुनिये ने जमीन पर लेटकर कहा, क्योंकि वो राजा है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन तो यहाँ पर दुनिया जो था वो राजा के चरणों में लेट गया और कहता है महाराज आपके लिए भी मैंने ऐसा काम किया है, और आगे भी आपके लिए ही करेंगे, क्योंकि चिड़िया तो है जो वो एक ही बार आएगी, लेकिन राजा के वजह से तो उनका घर चलता है, परिवार चलता है, अन्न उन्हें मिलता है। तो कहता है नीचे जमीन पर लेट गया, राजा के चरणों में हाथ जोड़कर बोला कि महाराज आपके लिए भी करेंगे, आपके लिए भी किया है हमने। तो वो कहता है कि हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं है, यानी कि इतनी सुंदरता क्यों नहीं है जो अभी तक हमारे लिए काम हुआ है। तो वो कहता है अभय दान दे तो बोलूं सरकार। अब वो कहता है अगर आप अभय दान दे, यानी कि अगर आप कहें कि तू डर मत, अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, तू डर मत, बस तू सच बता दे। तो वो कहता है अभय दान दे सरकार तो बोलूं। दुनिया बोला, तो राजा ने कहा चलो दिया, यानी कि ठीक है चलो दिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं किया जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं बोला जाएगा। राजा बोला अब बताओ क्यों तुम मेरे लिए इतना अच्छा काम नहीं करते? तो महाराज इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, और जिसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी वह आधा दे देती थी। इसीलिए इसके काम में आप अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था, यानी कि वो जमीन पर लेटा हुआ हाथ जोड़कर ही इस बात को बोल रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये राजा के सामने एक छोटे से व्यक्ति द्वारा इतनी बड़ी बात बोली जाना, कहते हैं ना कि एक छोटे मुंह बड़ी बात करना, तो क्योंकि राजा के सामने एक दुनिया, एक कोरी, एक बुनिये की कोई ज्यादा अहमियत नहीं थी, तो फिर भी वो जब इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो राजा को बहुत ज्यादा चुभनी थी ये बात, तो इसलिए वो दंडवत ही था, यानी कि लेटा ही हुआ था राजा के चरणों में, और कह रहा था कि महाराज इस गौरैया ने अभी तक जो भी काम हमसे करवाया है ये अपना आधा हिस्सा हमें दे देती है, यानी कि जिसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। देखिए एक चिड़िया है, उसके पास क्या है हम लोगों को देने के लिए, क्योंकि वो अपने दिन भर का अन्न जो चुगती है वो ही बड़ी मुश्किल से चुगती है, पूरे दिन भर धूप, गर्मी, वर्षा, ठंड को झेलती है, और फिर इतनी मेहनत करके वो केवल अपना पेट पालती है। तो ऐसी चिड़िया हमें क्या दे सकती है, लेकिन फिर भी जो उसके पास था उसने उसका आधा हिस्सा हमें दिया। तो इसीलिए जिसके पास कुछ भी नहीं है वो फिर भी आधा देती है, और जिसके पास बहुत कुछ है वो फिर भी कुछ नहीं देता, क्योंकि राजा उन्हें अपना नौकर समझता है, उन्हें अपना गुलाम समझता है, उन्हें अपना सेवक समझता है, तो सारे काम फ्री में करवा लेता है। और जो एक चिड़िया है वो पूरी नफासत, पूरी जो पूरा मेहनताना है वो देकर अपना काम करवाती है। और देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है यह। गौरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया है लगता है, इसकी टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। तो वो कहती है
कि ये राजा मुझे लगता है कि बिल्कुल कंगाल है, निरा कंगाल है। देख राजा देख, अपनी आंखों में उंगली डालकर देख कि इसके लिए ये जो टोपी मैंने पहनी है, मैंने इसके लिए पूरा मोल चुकाया है। ये बेकार की टोपी नहीं है, इसीलिए ये इतनी सुंदर है। और राजा तू तो कंगाल है, निरा कंगाल, और शायद तेरा धन घट गया है, इसीलिए तेरे से टोपी भी नहीं जुड़ती, यानी कि टोपी भी तू नहीं सिलवा सकता ढंग की, तो तभी तू मेरी टोपी छीन रहा है। तो बच्चों, अभी तक इस कहानी में हमें बहुत ही अच्छा एक मैसेज मिल गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक छोटी सी चिड़िया ने इतने बड़े राजा को सबक सिखाया। वो कहती है कि तुम बिल्कुल कंगाल हो, तुम सिर्फ नाम के राजा हो, यानी कि तुम मन से राजा नहीं हो, क्योंकि आप जो भी काम करवा रहे हैं, अगर आपको उसका मेहनताना दिया जाता है, अगर आपको उसका फल दिया जाता है, तो क्या होता है कि प्रेरणा मिलती है काम करने की। अच्छा, आज मैंने ये काम किया तो मुझे इतना अच्छा इसका फल मिला है, इतना अच्छा इसका आउटपुट मिला है, तो मुझे आगे भी और अच्छे काम करते रहने चाहिए। तो जिस तरह से राजा सबको अपना गुलाम समझकर, सबको अपना सेवक समझकर फ्री में काम करवाता था, तो सब आलसपन से उसका काम करते थे, मरे हुए मन से सब उसका काम करते थे, और उसके काम में इतनी ज्यादा सफाई भी नहीं आ पाती थी। लेकिन एक छोटी सी चिड़िया देखिए, जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, लौटाने के लिए कुछ नहीं था, काम के बदले देने के लिए कुछ नहीं था, उसने अपनी एक छोटी सी समझदारी से किस तरह से अपने आप को राजा से भी बड़ा बना दिया। और चैप्टर का थोड़ा सा जो शेष भाग है वो कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।